हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 व्यावसायिक अर्थशास्त्र इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर है प्रारंभिक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर क्वेश्चन करोगे अर्थशास्त्र क्या है, इसको करना ताकि ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो यहाँ से कवर होगा। इससे अर्थशास्त्र क्या है ये क्लियर होगा। उसके बाद 1.3 में जाएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। इसका अगर आपको आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है तो आपको यहाँ से लिखना होगा अंग्रेजी में माइक्रो शब्द का अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक पैराग्राफ तक आपको लिखना है। अब जब आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो चेम्बरलिन की परिभाषा आपको करनी होगी। इसके बाद 1.3 का ए दे रखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएँ। यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। घर पे इसको आप मोबाइल को रोक करके भी आप इसमें ढंग से देख सकते हो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। उसके बाद फिर इसके पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे चरों का अध्ययन। छोटे छोटे चरों का अध्ययन ये पूरा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैंने ऊपर यहाँ लिख रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट करके लिख लेना। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने देखा। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा दे रखी है, जिसके लिए आपको एक पूरा पैराग्राफ करना है, एक पूरा पैराग्राफ करना है जिससे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। उसके बाद प्रोफेसर चेम्बरलिन की परिभाषा, प्रोफेसर चेम्बरलिन की परिभाषा यहाँ से कवर होगी। इस परिभाषा को तुमको यहाँ से करना है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं दे रखी 1, 2, 3, 4, ये 4 विशेषताओं को करनी है और ये 4 विशेषता यहाँ से देख करके लिखनी है। इसको लिखने के बाद फिर आ रहा है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो इसमें जो पॉइंट आप करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा और एक नीचे 9वां नंबर का दे रखा है। इनमें से आप कोई सा भी पॉइंट को ले सकते हैं। ये पॉइंट थोड़े सरल रहेंगे, इनको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद 1.8 में आते हैं तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता। ये बोर्ड परीक्षा में 3 एक बार पूछा गया है। आपको सबसे पहले ये लाइन बतानी है, उसके बाद समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता, पॉइंट नंबर 1, 2, फिर व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता है। इसके भी चाहो तो 1, 2, 3 पॉइंट है, तो आप चाहो तो छोटे पॉइंट भी ले सकते हो, जिसमें यहाँ पर दे रखा है विक्रय के निर्धारण की समस्या और उत्पादन के निर्धारण की समस्या। ये 2 ले सकते हो या 1, 2 ऊपर के ले सकते हो। उसके बाद निष्कर्ष में आना है और निष्कर्ष में यहाँ तक आपको लिखना है, तब ये आंसर क्लियर होगा। ये 3 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का अर्थ और परिभाषा, ये हम 11वीं में कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। आर्थिक क्रिया और इसकी मार्शल की परिभाषा करना। फिर हम इधर चलते हैं, आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं की बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ उदाहरण दे रखा है 1.12 में, 1.13 में आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं दे रखी है और यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाओं का अर्थ बता रखा है। गैर आर्थिक क्रियाओं का अर्थ ये भी हमने 11th में व्यवसाय अध्ययन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये सब दे रखा है गैर आर्थिक क्रियाओं का अर्थ। फिर 1.15 में जाएंगे तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर देखेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर 2, 3, 5, 6 और 7, 10 ये दे रखा है। इसको यहाँ पर क्लियर करना होगा। और उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल की करनी है, 1, 2, 3, 5 और 6 इन बिंदुओं को करना, ये थोड़े सरल है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर 1.27 में वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1, 2 ये अच्छा है। उसके बाद 3 और 5 ये करना ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। 1.28 में आए तो अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था का अर्थ ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उसको सरल शब्दों में ये जो दे रखा है नीचे वाला पैराग्राफ यहाँ पर कर लेना। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार 1.29 ये अर्थव्यवस्था के प्रकार है 1.29 पर। इसको 3 भागों में बांटा है नियंत्रण के आधार पर। यहाँ पर भी मैंने निशान लगा रखे, आप इस वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर इधर से यहाँ पर बताया है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक है। इसको छोटा छोटा करके आप 2-3 बार पढ़ोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मैंने निशान लगा रखा है, आप इसे भी रोक करके अच्छे से देख सकते हो और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ पे फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था आ रही है, इसमें भी निशान लगे हुए हैं, आप इसको भी नोट कर सकते हो। फिर विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है, जो कि 3 प्रकार का होता है, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प और विकसित अर्थव्यवस्था। ये 3 दे रखी है, इनको भी आप पढ़ करके लिखना, बहुत अच्छा है, सरल है, आसानी से हो जाएगा। नियंत्रित और स्वतंत्र तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी बहुत सिंपल है।
इसके भी आपको 4 पॉइंट कोई से भी आप ले सकते हैं। इसमें सभी पॉइंट बहुत आसान है और सरल है, जो आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर 1.31 में केंद्रीय समस्या का अर्थ दे रखा है, और यह अर्थ मैंने अपनी स्कूल के में वीडियो बनाते वक्त भी तुमको समझाया है, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ये जैसे यहाँ दे रखा है, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये मैंने वहाँ पर वीडियो में अच्छे से समझाया है। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र से भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइन लिखनी है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक यंत्र से लेकर के, उसके बाद जो परिभाषा बोली है, परिभाषा भी यही है और इसकी व्याख्या भी यही है। इसके बाद जो इसकी विशेषता आ रही है, ये विशेषता हमको करनी है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, एक ABCDE, ये 0 से लेके क्या 0 1 2 3 4, और ये वाई कॉमोडिटी को लिया तो ये 10 8 6 4 2। आप चाहो तो 8 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाता, 0 आ जाता। 8 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम एक कॉमोडिटी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एक कॉमोडिटी दूसरी कॉमोडिटी की मात्रा क्या हो रही, कम। अगर हमारे ये 0 है तो हम इसको भी 0 ला सकते हैं। अगर हम 8 से स्टार्ट करेंगे और 2 का डिफरेंस रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट को हम देखेंगे, और इसके साथ हमको रेखा चित्र भी बनानी है, और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड को देखेंगे, इसके साथ रेखा चित्र भी बनाना है। और ABCDEF ये सब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु का त्याग करते जा रहे हैं, त्याग करना पड़ता है। यहाँ उत्पादन संभावना वक्र ABC दे रखा है, जो इस रेखा के अंदर है ये कुशल है, ये जो अंदर आ रहा है ये अकुशल है, और जो E आ रहा है वो हमारे कर्व के अंदर भी नहीं है, न कर्व में आ रहा है, इसलिए ये अप्राप्त बिंदु है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर चौथा भी करना है, ये भी तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर परीक्षा में उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं भी पूछी जाती है, तो आपको 4 मान्यताएं करनी है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण जो बता रखा है 1.38 में, इसकी टेबल हमको करनी है। टेबल के बाद मैंने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर परीक्षा में लिखना है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये इधर पीछे भी दे रखा है इस क्वेश्चन, इसको भी हम उसी के आंसर के साथ बता सकते हैं। फिर अवसर लागत के बारे में बताया, अवसर लागत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका अवसर लागत का मीनिंग बता रखा है, आप इसे देख सकते हैं, मैंने निशान लगा रखे हैं। उसके बाद उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, ये उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो CBSE परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। जैसा कि यहाँ निशान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये करना है, X तथा Y की विभिन्न मात्रा जो समाज में उत्पन्न करना है, उन्हें AB रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। बिंदु P1 को स्पष्ट करना है, जो कि यहाँ पर है, और फिर इसके बाद बिंदु P2 को हमको बतलाना है। P2 भी हमारा यहीं पर आ रहा है, इसके नीचे। और उसके बाद ये वाला पोर्शन तो आपको देना ही है किसी भी हालत में, ध्यान रखो। इसके बाद ये चित्र, ये लाइन आपने लिख दी। इस रेखा चित्र में OAB उत्पादन संभावना क्षेत्र है, जो ये बताता है कि समाज में उपलब्ध संसाधनों का X और Y विभिन्न वस्तुओं में कितनी मात्रा उत्पन्न की जानी। उसके बाद आपको ये बताना है, उसके साथ ये डायग्राम देना है, तभी उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण आपका क्लियर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद महत्व आ रहा है, महत्व में पॉइंट नंबर, ये यहाँ पर महत्व आ रहा है, अवसर लागत का महत्व 2 से लेके 5 तक, तो 4 बिंदु आपके हो जाएंगे। ये भी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। और इसकी आलोचना की बात करें तो ये 4 बिंदु आलोचना के दे रखें। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। ये जो मैंने बताया, इनमें से परीक्षा में ज़रूर बैठेंगे, इसलिए आपको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है।